हे गाइस, वेलकम टू इक्लिप्स एजुकेशन। तो बीपीएससी एईडीओ सीरीज में आपका स्वागत है। तो एईडीओ सीरीज में अलग अलग सब्जेक्ट से अलग अलग वीडियोस आएंगे। जैसे इससे पहले आया था वीडियो जनरल स्टडीज का, जिसमें हमने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। और आज हम लोग देखेंगे जनरल साइंस का ये मॉक टेस्ट 1। इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे जो कई सारे एग्जाम के पार्ट रह चुके हैं। और एईडीओ का जो एग्जाम है, जो कि 10 जनवरी से होने वाली है, उसमें ये क्वेश्चंस आने की संभावना है। तो इसमें हम लोग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक, इक्लिप्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो चलिए साइंस का सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यह फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है। यहाँ पूछा जा रहा है फिजिकल क्वांटिटी के बारे में 4 ऑप्शंस दिए गए हैं कि यह इसका नेचर किस प्रकार का होता है फिजिकल क्वांटिटी का। तो क्या यह मापी नहीं जा सकती, यह नियम के रूप में व्यक्त की जा सकती है, यानी कि इसको एक्सप्रेस किया जा सकता है फॉर्म ऑफ लॉ के, जिसे परिणाम और इकाई द्वारा पूरी तरह दर्शाया जा सकता है। मतलब इसको हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके मैग्नीट्यूड और यूनिट के द्वारा। या फिर ऑप्शन डी, बोथ बी एंड सी, यानी कि ये और ये दोनों सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन बी भी सही है और ऑप्शन सी भी सही है। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं। फिजिकल क्वांटिटी में हमेशा 2 चीज होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो इसीलिए ऑप्शन सी सही है। फिजिकल क्वांटिटी जो होते हैं उनको फिजिक्स के लॉ को फॉर्मुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ऑप्शन बी भी यहाँ सही हो जाएगा। ए इसलिए गलत है क्योंकि यह फिजिकल क्वांटिटी हमेशा जो है वह नापी जा सकती है, मेजरेबल होना चाहिए। यहाँ लेकिन दिया हुआ है कि इट कैन नॉट बी मेजर्ड, इसीलिए यह ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिराइव्ड क्वांटिटी इन फिजिक्स इज, यानी भौतिकी में व्युत्पन्न राशि कौन सी है। तो यहाँ डिराइव्ड क्वांटिटी का एग्जाम्पल पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वेलोसिटी, जिसको हम लोग हिंदी में वेग बोलते हैं। लेंथ, टाइम और मास, ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज होते हैं, यानी कि मूलभूत राशियां होती है। लेकिन वेलोसिटी जो है वह एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। इसको हम लोग कैसे प्राप्त करते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम जैसे हम लोग करते हैं, तब जाके वेलोसिटी निकलता है। तो वेलोसिटी अकेले ऐसा क्वांटिटी नहीं है, इसको निकालने के लिए हमें किसी और क्वांटिटी की जरूरत होती है, इसीलिए इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, न्यूक्लियर साइजेज आर एक्सप्रेस्ड इन, यानी कि नाभिकीय आकार किस यूनिट में मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फर्मी। न्यूक्लियर का जो रेडियस होता है, यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं एनआर, ये होता है 1 फर्मी के बराबर। और 1 फर्मी होता है आपका 10⁻⁻15 मीटर। बाकी न्यूटन हो गया, टेस्ला हो गया, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड यूनिट के लिए होता है, न्यूटन होता है फोर्स यूनिट के लिए, एंगस्ट्रॉम होता है एटॉमिक स्केल नापने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसी से रिलेटेड है। एंगस्ट्रॉम किसकी इकाई है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेवलेंथ। वेवलेंथ को दर्शाने के लिए हम लोग एंगस्ट्रॉम एक यूनिट होती है, उसी का इस्तेमाल करते हैं। एंगस्ट्रॉम को दर्शाने का क्या तरीका होता है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ये दर्शाने का तरीका होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये वेवलेंथ या फिर एटॉमिक साइज को दर्शाने के लिए किया जाता है। एनर्जी का यूनिट होता है जूल, फ्रीक्वेंसी का होता है हर्ट्ज, और वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड। तो यूनिट से भी यानी इकाई से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ रेफरेंस फ्रेम अटैच टू द अर्थ इज, यानी पृथ्वी से जुड़ा संदर्भ तंत्र क्या होता है बेसिकली। तो यह एक जड़त्वीय तंत्र यानी कि इनर्शियल फ्रेम होता है। या फिर ऑप्शन बी, कैन नॉट बी इनर्शियल बिकॉज अर्थ रिवॉल्व्स। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, मे बी नॉन इनर्शियल, या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये नॉन इनर्शियल हो सकता है। देखिए ये रेफरेंस फ्रेम कहने का मतलब कि हम लोग पृथ्वी को एक रेफरेंस मानते हैं कि ये एक पॉइंट है, फिक्स है, और उसी के संदर्भ में कोई भी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट हम लोग डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर आप रोड पे स्थिर खड़े हैं तो आप देखते हैं कि कार इस डायरेक्शन से या फिर इस डायरेक्शन से मूव कर रही है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह फिक्स्ड हैं। हम लोग किस चीज पे फिक्स्ड हैं, तो अर्थ पे। तो अर्थ को हम लोग मानते हैं कि वह एक रेफरेंस फ्रेम है, उसी के संदर्भ में किसी दूसरे वस्तु के डिस्प्लेसमेंट या फिर मूवमेंट को हम लोग नापते हैं। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अर्थ क्या है, पृथ्वी वह घूमती है और रिवॉल्व करती है, यानी रोटेट और रिवॉल्व करती है, इसीलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम तो होगा। सबसे पहला हम लोग ये देखते हैं कि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन कई सारे प्रैक्टिकल सिचुएशन में ये इनर्शियल भी होता है, इसीलिए ऑप्शन सी यहाँ पे ये मानना सही होगा कि ये नॉन इनर्शियल है। इनर्शियल इसको कंप्लीटली मानना सही नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, कुछ कथन दिया गया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में, हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लोग पढ़ते हैं, डिस्प्लेसमेंट कभी भी 0 नहीं हो सकता, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से बड़ा होता है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होता है या उसके बराबर होता है, और चौथा ऑप्शन में ये बोला जा रहा है कि डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। डिस्टेंस क्या होता है उसको हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करिए कि यह 3 पॉइंट है, ए
दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी है और तीसरा पॉइंट सी है। सपोज करिए कि कोई एक व्यक्ति सी से बी तक चला, ये 5 मीटर चलता है, फिर बी से ए तक गया, ये 5 मीटर इधर चलता है। तो डिस्टेंस क्या होगा, टोटल डिस्टेंस जितना वो ट्रैवल करता है, यानी कि 5 और 5 10 मीटर वो ट्रैवल किया, ये इसका टोटल डिस्टेंस हो गया। लेकिन वही डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब कि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, वहां तक पहुंचने का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो ये हो गया, ये इसको बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इसीलिए डिस्टेंस जो है वो या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है जैसे राउंड ट्रिप के केस में। अगर सपोज करिए कि आप यहाँ खड़ा हैं, यहाँ से जाके आप यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ जाते हैं, फिर यहाँ वापस आते हैं, तो वो तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपका इनिशियल पोजीशन भी यही है और फाइनल पोजीशन भी यही है। तब फिर तो आप तो जीरो डिस्टेंस को ट्रैवल किए, तो इसीलिए उसको हम लोग बोल सकते हैं कि वो डिस्टेंस तो आपने ट्रैवल किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वो जीरो हो जाएगा। इसीलिए ऑप्शन ए जो है गलत होगा। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता, इसीलिए ऑप्शन बी भी गलत हो गया यहाँ पे। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7, विच हैज मैक्सिमम इनर्शिया, किसका जड़त्व, इनर्शिया को हम लोग हिंदी में जड़त्व बोलते हैं, तो सबसे अधिकतम इन चारों ऑप्शन में से किस में है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, क्रिकेट बॉल। इनर्शिया के बारे में हमने पहले लेक्चर में देखा था कि यह क्या होता है, न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को डिस्क्राइब करता है। तो देखिए इनर्शिया और मास का क्या संबंध होता है। इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, अगर हम लोग बताएं तो इनर्शिया जो है वो डायरेक्टली मास से रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। तो अगर इन चारों ऑप्शंस को हम लोग कंपेयर करें तो क्रिकेट बॉल में सबसे ज़्यादा मास होता है, इसीलिए सबसे ज़्यादा इनर्शिया जो है इसी का होगा। किसी भी वो अपने मोशन में है, किसी भी स्टेट में है, उसको वो स्टेट को रोकने के लिए, उस स्टेट से रोकने के लिए अगर कोई बाहरी फोर्स उस पर एक्ट करता है तो उसका इनर्शिया वहां उस चीज को रोकने के लिए काम करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, रॉकेट वर्क्स ऑन विच प्रिंसिपल, रॉकेट जो होता है स्पेस रॉकेट, वह किस सिद्धांत पर काम करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन्स के थर्ड लॉ पे। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आप लोगों को पता होगा, रॉकेट मोशन क्या होता है, एक्शन और रिएक्शन प्रिंसिपल। न्यूटन्स का थर्ड लॉ एक्शन रिएक्शन प्रिंसिपल पे काम करता है। देखिए एग्जॉस्ट गैसेस जो होते हैं, जैसे कि ये अगर रॉकेट हो गया तो ये इसका टॉप है और नीचे क्या होता है, एग्जॉस्ट गैसेस। ये जब गैस निकलता है, एग्जॉस्ट गैस, तो वो इसको क्या करता है, पीछे की तरफ ढकेलता, पीछे की तरफ आता, और उससे क्या होता है, रॉकेट जो है वो ऊपर की तरफ उड़ता है। तो इसीलिए न्यूटन्स थर्ड लॉ के रूल पे रॉकेट काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, नॉन सेंट्रल यानी कि गैर केंद्रीय व गैर रक्षणकारी यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इनमें से कौन सा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फ्रिक्शनल फोर्स यानी कि घर्षण बल। तो ये नॉन सेंट्रल एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले नॉन सेंट्रल फोर्स के बारे में बताया गया। नॉन सेंट्रल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन इसलिए नहीं काम करता या फिर ऐसा एक्ट नहीं करता जैसे दो इंटरैक्टिंग बॉडीज के लाइन को ज्वाइन करने के लिए। सिंपल भाषा में उसको बोल सकते हैं, फोर्स जो है ना तो वो सेंटर की तरफ ना सेंटर से बाहर की तरफ डायरेक्टेड होता है। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग देख सकते हैं फ्रिक्शन, जिसको घर्षण बोलते हैं, ये क्या करता है, मोशन के अपोजिट में काम करता है, उसके सेंटर में नहीं। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज, तो ये भी एक तरीके का नॉन सेंट्रल फोर्स है। दूसरा है आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो अपना काम जो करना होता है वह किसी पाथ पे डिपेंड करता है, ना कि उसके इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। जैसे कंजर्वेटिव फोर्स होता है कि वह सिर्फ पाथ पे डिपेंड नहीं करता, बस उसको मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन से। लेकिन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो होता है उसको पाथ से मतलब होता है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे नहीं। इसका भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे फ्रिक्शन हो गया, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स या फिर अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन जो है एक तरीके का नॉन सेंट्रल है जो कि मोशन पे डिपेंड करता है, उसका डायरेक्शन जो है मोशन पे डिपेंड करता है, और नॉन कंजर्वेटिव है यानी कि इसमें एनर्जी लॉस्ट होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, वर्क डन ऑन अ बॉडी इन अ सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन कैसा होता है कि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, वो एक सर्कुलर फॉर्म में स्टार्ट करके यहाँ पे एंड कर रहा है, फिर दोबारा उसको कंटिन्यू करेगा। तो उसमें पूछा जा रहा है कि बॉडी के द्वारा काम किए गए मान जो है वह क्या होगा, नेगेटिव होगा, जीरो होगा, या फिर निर्धारित नहीं किया जा सकता, या फिर पॉजिटिव होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीरो। देखिए सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स काम करता है जो कि परपेंडिकुलर होता है डिस्प्लेसमेंट के, इसीलिए जो वर्क डन होगा बॉडी के द्वारा वह जीरो होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग प्रपोज दैट एटम इज इंडिविजिबल, यानी कि निम्न में से किसने यह प्रस्तावित किया था कि परमाणु जो है वह अविभाज्य होता है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डाल्टन ने। तो डाल्टन ने यह प्रपोज किया था कि एटम जो है वह अविभाजित है और इंडिस्ट्रक्टेबल है, मतलब उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। रदरफोर्ड ने न्यूक्लियस का इन्वेंशन किया था।
एवोगाड्रो ने उन्होंने गैसेस पे काम किया था और ब्रेजेलियस ने केमिकल सिंबल्स को डिफाइन किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ बॉडी इज चार्ज नेगेटिवली, कोई एक बॉडी है जो कि नेगेटिवली चार्ज है, तो इसका अर्थ क्या है? इन चारों ऑप्शन में से हमें बताना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। अगर बॉडी कोई नेगेटिवली चार्ज है तो इसने बाहर से इलेक्ट्रॉन प्राप्त किए हैं। देखिए नेगेटिव चार्ज बेसिकली क्या डिनोट करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को, तो इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज करते हैं कि इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होता है या कि नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन मतलब नेगेटिव चार्ज हुआ, प्रोटॉन पी से हो रहा है तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन न्यूट्रल चार्ज वो डिनोट करता है। तो नेगेटिव चार्ज मतलब कि उसने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं नेगेटिव चार्ज को, और प्रोटॉन्स जो है वो लॉस्ट नहीं हो सकते, उनको खोया नहीं जा सकता। लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स गिव्स पॉजिटिव चार्ज, यानी कि अगर कोई सिचुएशन है जिसमें कोई बॉडी नेगेटिव चार्ज खो रहा है, यानी इलेक्ट्रॉन्स की संख्या वो खो रहा है, इसका मतलब यही है कि वह पॉजिटिव चार्ज गेन कर रहा है, और प्रोटॉन्स को कभी भी हम लोग लॉस्ट नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। व्हेन अ केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म्ड, जब कोई केमिकल बॉन्ड बनता है तो उसमें किस चीज की कमी आती है? क्या काइनेटिक एनर्जी की, पोटेंशियल एनर्जी की, रिपल्सिव फोर्स की, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पोटेंशियल एनर्जी की। जब एटम्स किसी तरीके का बॉन्ड बनाते हैं तो वो पोटेंशियल एनर्जी को कम करके ही बनाते हैं, जिसके कारण स्टेबिलिटी ज्यादा आती है। अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज होता है ना कि कम होता है, और रिपल्सिव फोर्स डिक्रीज होता है बॉन्डिंग के दौरान, तो इसीलिए इसका राइट आंसर होगा पोटेंशियल एनर्जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। द प्रोडक्ट ऑफ एन इक्विवेलेंट वेट एंड वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू, किसी तत्व के तुल्य भार और वैलेंसी का गुणनफल किसके बराबर होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एटॉमिक वेट। इसका एक फॉर्मूला होता है, ये एक स्टैंडर्ड केमिस्ट्री का फॉर्मूला है। एटॉमिक वेट बराबर होता है इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी। यहाँ मैं लिख देता हूं, तो देखिए ये एक स्टैंडर्ड केमिकल फॉर्मूला है, मैंने यहाँ फॉर्मूला लिख भी दिया है, एटॉमिक वेट बराबर इक्विवेलेंट वेट इंटू वैलेंसी, इसीलिए ये इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इज अ, बोस आइंस्टाइन संघनित अवस्था क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये सभी को पता होगा, बी, फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य की पांचवी अवस्था। तो हम लोगों ने द्रव्य की अवस्था के बारे में पढ़ा था, स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में, सॉलिड, लिक्विड और गैस। चौथा होता है आपका प्लाज्मा, और पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। इसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट है, यह एस.एन. बोस द्वारा और आइंस्टाइन द्वारा यह प्रेडिक्ट किया गया था कि यह फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। व्हेन द मिल्क इज चर्न्ड विगोरसली द क्रीम इज सेपरेटेड ड्यू टू, जब दूध को तेजी से मथा जाता है तो क्रीम किस बल के कारण अलग होता है? तो देखिए इस तरीके के भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, इसीलिए मैंने यहाँ क्वेश्चन रखा है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक ऐसा फोर्स होता है, जब देखिए ये सेंटर में काम कर रहा है, जब कोई फोर्स लग रहा है, हम लोग ये दूध है, दूध को हम लोग चर्न करते हैं, कहीं इधर उधर से नहीं हम लोग उसको मथते हैं, बल्कि सेंटर में ही मथते हैं। तो क्या होता है, दूध को जब हम लोग चर्न कर रहे हैं एक सर्टेन टाइम तक, तो जो फैट होता है, ये बेसिकली क्या है, क्रीम जो फैट ही है, वो फैट जो है वो बाहर की तरफ जाके स्थिर हो जाता है। ये सेंटर में वैसा ही कि वैसा दूध अलग रह हो जाता है, छाछ बन जाता है, और ये जो क्रीम है ये बाहर की तरफ सेपरेट होते जाता है, ना कि सेंटर में एक जगह सेपरेट होता है। ये बाहर में आप देखिएगा कि ये चर्निंग प्रोसेस जो होता है, वॉशिंग मशीन में भी यही चीज़ होता है। हम लोग कपड़े डालते हैं तो उसमें देखिएगा कुछ टॉर्नेडो टाइप से बन जाता है। अगर हम लोग टॉर्नेडो को देखें तो वो चीज़ों को सेंटर की तरफ लाता है, लेकिन ये क्या है, वॉशिंग मशीन या फिर मिल्क का चर्निंग में हम लोग देखते हैं कि वो जो मटेरियल्स होते हैं जो हमें एक्सट्रैक्ट करना होता है वो बाहर की तरफ जाता है। लेकिन टॉर्नेडो जो हम लोग समुद्र में या नदी में देखते हैं, ज्वार भाटा, उसमें बेसिकली भौरा जिसको बोलते हैं, उसमें क्या होता है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट उसके पास जाता है तो वो सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन अगर दूध से क्रीम निकालना है तो उस पर फोर्स काम करता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक अम्ल निम्न में से कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एसिटिक एसिड। तो ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डेफिनेशन देख लेते हैं। ऑर्गेनिक एसिड एक ऐसा एसिड होता है जिसमें कार्बन कंटेंट्स होते हैं, और वह यूजुअली कार्बोक्सिल ग्रुप का, कार्बोक्सिल ग्रुप कहने का मतलब COOH ग्रुप का होता है। ऐसे एसिड जो होते हैं यानी ऑर्गेनिक एसिड, ये वीक माने जाते हैं, और ये नेचुरली फाउंड होते हैं प्लांट्स से, एनिमल से, या फिर किसी फूड आइटम से। एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला है CH3COOH, और ये विनेगर में यूजुअली फाउंड किया जाता है। बाकी जो एसिड हैं वो है हो गया आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फिर ये नाइट्रिक एसिड HNO3, और ये सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो ये सब स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैं, लेकिन एसिटिक एसिड एक कार्बनिक एसिड है यानी ऑर्गेनिक एसिड है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। चेंज ऑफ वाटर इनटू वेपर इज कॉल्ड,
तो देखिए यहाँ हमें बताना है कि ये किस तरीके का चेंज है, नेचुरल चेंज है, फिजिकल चेंज है, केमिकल चेंज है या फिर बायोलॉजिकल चेंज है। तो इसका राइट आंसर होगा यह एक फिजिकल चेंज है। हम लोगों ने पढ़ा था कि चेंज जो होता है वो बेसिकली दो प्रकार का होता है, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। केमिकल चेंज में बेसिकली क्या होता है, जब कोई भी चीज़ अगर कन्वर्ट होता है उसमें केमिकल चेंज होता है तो एक नया सब्सटेंस हमें मिलता है। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, अगर लोहा पे जंग जमता है तो जो रस्ट हमें मिलता है वो एक नया प्रकार का हमें एलिमेंट मिल रहा है, तो वो केमिकल चेंज हुआ। लेकिन फिजिकल चेंज में क्या होता है, सिर्फ उसका स्टेट, कलर, शेप एंड साइज चेंज होता है। यहाँ पे क्या है, वाटर जो है वह वेपर में कन्वर्ट हो रहा है तो सिर्फ उसका स्टेट चेंज हो रहा है। यहाँ लिक्विड था, यहाँ गैसियस फॉर्म में आ गया, इसीलिए एक तरीके का फिजिकल चेंज है। अगला क्वेश्चन है, सॉइल इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, मतलब मिट्टी निम्न में से किसका उदाहरण है, होमोजीनियस मिक्सचर, मॉलिक्यूल, कंपाउंड या फिर हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, तो ये एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें कंपोनेंट्स एक ठीक तरीके से मिले हुए नहीं होते, किसी का पोर्शन ज़्यादा होता है। देखिए मिक्सचर है यानी कि उसमें दो या दो से अधिक चीज़ें मिली हुई होंगी, तो जो भी चीज़ मिली हुई होंगी वो हम लोग स्पष्ट देख सकते हैं। कोई हो सकता है बड़ा अमाउंट में होगा, कोई छोटा अमाउंट में होगा। मिट्टी में हम लोग देखते हैं कि पत्ते होते हैं, ह्यूमस होता है, तो वो सब चीज़ हमें दिख जाता है कि ये इसमें अलग अलग कंपोनेंट है। आप उसे आसानी से देख के पहचान सकते हैं। जो भी इसमें एलिमेंट्स मिले हुए हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स को अच्छे से पहचान सकते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। लेकिन होमोजीनियस मिक्सचर में जो भी मिले हुए होंगे उनका जो शेप एंड साइज होगा वह एकदम इक्वल प्रोपोर्शन में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एजियोट्रॉफिक मिक्सचर्स क्या होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ये ऐसे मिक्सचर होते हैं जो स्थिर उबलने वाला मिश्रण होता है। अब देखिए इसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं कि एजियोट्रॉफिक मिक्सचर किस तरीके के मिक्सचर होते हैं। तो एजियोट्रॉफिक मिक्सचर ऐसे मिक्सचर होते हैं जिसमें दो या दो से अधिक लिक्विड बॉयल होते हैं कांस्टेंट टेम्परेचर पे, मतलब वो एक ही में मिक्सचर है। जैसे कि अगर पानी और अगर हम लोग चीनी की बात करें तो दोनों मिला हुआ है, दोनों का बॉइलिंग पॉइंट सेम ही होगा और सेम कंपोजिशन होता है। वो अगर लिक्विड में रहे या फिर वेपर फेज में रहे, दोनों का कंपोजिशन सेम होगा। इस कारण से इनको इजीली सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस से हम लोग फिल्टर नहीं कर सकते, इनको अलग नहीं कर सकते। वही एजियोट्रॉफिक मिक्सचर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, निम्न में से कौन सा जीवों की परिभाषित विशेषता नहीं है। जैसे कि हम लोग एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को डिफाइन करते हैं तो उसके लिए कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो यहाँ हमें बताना इन चारों ऑप्शन में से वह कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एबिलिटी टू मेक साउंड। ये किसी तरीके का लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको डिफाइन हम लोग कैसे करते हैं कि उनमें ग्रोथ होता है, वह रिप्रोडक्शन करते हैं, स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं। स्टिमुलस कहने का मतलब कि कोई किसी तरीके का कोई इन्वायरमेंट में चेंजेस हो रहा है तो उसके प्रति प्रतिक्रिया वो देते हैं। लेकिन यह साउंड प्रोड्यूस करना ये किसी तरीके का कोई कैरेक्टरिस्टिक नहीं है एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। कोशिका में 80% से अधिक मात्रा किस पदार्थ की होती है, प्रोटीन, वसा, खनिज या फिर जल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जल। सेल में 80 to 90% वाटर होता है बायोकेमिकल रिएक्शन के लिए जो जरूरत होता है। प्रोटीन और मिनरल होते हैं लेकिन इतने ज्यादा परसेंटेज में नहीं होते। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जो पौधों के बाहरी रूपों का अध्ययन करती है। इसे इंग्लिश में मैं पढ़ देता हूँ, बॉटनी का वह ब्रांच जो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ प्लांट से डील करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी यानी कि आकृति विज्ञान। एनाटॉमी क्या होता है, एनाटॉमी इंटरनल स्ट्रक्चर, शरीर की इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर पढ़ाई करते हैं तो वो एनाटॉमी के तहत होता है। साइटोलॉजी सेल्स के स्टडी के लिए और टैक्सोनॉमी क्लासिफिकेशन के लिए होता है। लेकिन ये टैक्सोनॉमी आप टैक्स से मत समझ लीजिएगा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स, ये स्पीसीज के क्लासिफिकेशन के लिए होता है। लेकिन मॉर्फोलॉजी जो होता है ये एक्सटर्नल प्लांट के स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज एन इंसेक्टिवायरस प्लांट, निम्न में से कौन सा एक कीट भक्षी यानी वो कीड़ों मकोड़ों को ही खाता है, ऐसा पौधा कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा यूट्रिकुलेरिया। देखिए यूट्रिकुलेरिया एक तरीके का ऐसा पौधा होता है जो कीड़े मकोड़ों को ही खाता है, उनके पास जाता है वह खा लेता है। इसको एक और नाम से बोला जाता है ब्लैडर वॉट, जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। बाकी जो है ऑप्शंस में ये बड़े पेड़ हैं, एल्गाए हैं या फिर जनरल प्लांट ग्रुप के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25, एनिमल दैट कैप्चर्स एंड फीड ऑन अदर एनिमल्स इज, वह जंतु जो अन्य जंतुओं को पकड़कर खाता है तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रीडेटर, प्रे, पैरासाइट या फिर होस्ट। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रीडेटर यानी कि शिकारी।
देखिए ये क्वेश्चन देखने में भले ही सिंपल लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में यही क्वेश्चन आ जाएगा तो आप लोग कंफ्यूज कर जाइएगा। प्रीडेटर क्या करते हैं? हंट करते हैं, लेकिन प्रे जो है यानी शिकार, उनका शिकार किया जाता है। पैरासाइट जो है वह होस्ट पे रहते हैं, वह धीरे धीरे उनको मारते हैं। जैसे कि अगर आपके बाल में जू हो गया तो वह क्या है? पैरासाइट है। वो आपके शरीर पे ही पलेगा, किसी और जगह नहीं पलेगा। लेकिन वही अगर बहुत लंबे समय तक रह जाए तो हो सकता है वो कुछ बीमारी दे दे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स इज, आधुनिक अनुवांशिकी के जनक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ग्रेगर जोहान मेंडल। तो इन्होंने इनहेरिटेंस के लॉ को डिस्कवर किया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स के रूप में जाना जाता है। थॉमस हंट मॉर्गन ने डिस्कवर किया था क्रोमोसोमल थ्योरी। डी व्राइज यानी कि ह्यूगो डी व्राइज ने उन्होंने डिस्कवर किया था म्यूटेशन थ्योरी को, और चार्ल्स डार्विन ने डिस्कवर किया था इवोल्यूशन के थ्योरी को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। बिग बैंग सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? यानी बिग बैंग थ्योरी को किन्होंने प्रपोज किया था, किन्होंने फाउंड किया था? तो इसका राइट आंसर होगा एबे लेमेत्रे। एडविन हबल ने एक्सपेंशन को डिस्कवर किया था। उन्होंने एक टेलीस्कोप का भी आविष्कार किया था जिसको हबल टेलीस्कोप बोला जाता है। और पेंजियास यानी एर्नो पेंजियास ने डिस्कवर किया था सीएमबी रेडिएशन को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। वे कीट जो रोग फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेक्टर, ट्रांसमीटर, ड्रोन्स या फिर कंडक्टर? बहुत सारे लोग यहाँ पे गलत कर बैठेंगे अगर उनका साइंस का बेसिक्स नहीं सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वेक्टर यानी कि वाहक। बहुत सारे लोग हो सकता है ट्रांसमीटर भी क्लिक कर दें या फिर कंडक्टर भी क्लिक कर दें, लेकिन ये दोनों आंसर गलत हो जाएगा। ऐसे कीट जो रोग फैलाते हैं उनको हम लोग वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर बेसिकली क्या होते हैं? यानी कि वाहक, डिजीज कैरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। उदाहरण के तौर पे मच्छर हो गए। ट्रांसमीटर बायोलॉजिकल टर्म नहीं है। ड्रोन किन्हें बोला जाता है? मेल बी को। जो मधुमक्खी होते हैं, मधुमक्खी का जो मेल फॉर्म होता है उनको ड्रोन्स बोला जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। मेहंदी त्वचा या फिर बालों पर नारंगी या लाल रंग किसके साथ अभिक्रिया करके देती है? मतलब कि जो मेहंदी का लाल या फिर ऑरेंज कलर जो आता है वह किस केमिकल रिएक्शन के कारण आता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रोटीन्स और अमीनो एसिड जब रिएक्ट करते हैं तब वह लाल या फिर नारंगी रंग को जनरेट करते हैं। चलिए इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इन ब्रीडिंग इन एनिमल हस्बेंड्री इज डन बिकॉज, पशुपालन में इन ब्रीडिंग क्यों की जाती है? तो पहले हम लोग इसका आंसर देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग जानेंगे इन ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। ये क्या करता है? समरूपता बढ़ाने के लिए हम लोग इन ब्रीडिंग करते हैं एनिमल हस्बेंड्री में। इन ब्रीडिंग बेसिकली क्या होता है? अगर दो क्लोजली रिलेटेड, जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ मैंने बताया, दो क्लोजली रिलेटेड किसी टाइप का अगर कोई स्पीसीज है, काऊ हो गया या फिर डॉग हो गया, सेम फैमिली से, अगर उनका ब्रीड किया जाता है एक साथ, इसी को हम लोग बोलते हैं इन ब्रीडिंग। तो ये क्या करता है? जेनेटिक डिफेक्ट्स को बढ़ा देता है, लेकिन साथ में यह जेनेटिक वेरिएशन को कम करता है। जैसे ही वो सेम जनरेशन के ही आगे वाला जनरेशन आएगा, लेकिन उससे क्या होता है? जेनेटिक डिफेक्ट आने की चांसेस बहुत रहती है। तो इसीलिए यह इनब्रीडिंग किया जाता है ताकि समरूपता बने रहे। तो चलिए यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा जनरल साइंस का 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट डे जनरल स्टडीज का सुबह में लेक्चर आएगा और जनरल साइंस का शाम में, और करंट अफेयर्स और बिहार स्पेशल धीरे धीरे करके मैं अपलोड करते जाऊंगा। अभी 30 दिन का हमारा टारगेट है, 30 दिन में मैं पूरा सिलेबस को कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें।